आएंगे कहानी में, ठीक है। तो अब आते हैं बिहार का प्राचीन संस्कृति, प्राचीन समृद्ध संस्कृति की बात करते हैं। वो उस समय की बात करते हैं जब पूरा विश्व पाटलिपुत्र को एक समृद्ध शहर के रूप में देखता था, जिसका वर्णन विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस में है। चीन से कुछ यात्री आता है घूमने के लिए, वो भी वर्णन किया उसके, उसका है ना, फाहियान है, इत्सियांग है और भी ह्वेनसांग वगैरह है, वो सभी उसका वर्णन किया। तो वर्णन आखिरकार पटना के बारे में इतना बताया है, तो आखिर क्या पटना वाकई में उतना समृद्ध था? और अगर था समृद्ध तो ये बर्बाद हुआ कैसे? तो आइए देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे महाजनपद। आप पढ़े होंगे 16 महाजनपद, अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो 16 महाजनपद के बारे में पढ़े होंगे। और वो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो अपना बिहार का क्षेत्र का था। कौन सा? मगध महाजनपद, ठीक है, जिसकी राजधानी स्टार्टिंग में, शुरुआती राजधानी कहाँ रहती है मगध की? राजगिरी, ठीक है, राजगिरी रहती है स्टार्टिंग में राजधानी। लेकिन फिर कुछ समय के बाद पाटलिपुत्र स्थानांतरण होगा, फिर वैशाली बनाएगा, फिर पाटलिपुत्र होगा। इसकी 3 राजधानी चेंज होती है मगध का। तो आइए देखते हैं। तो मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में बनकर के उभरता। इसका रीजन क्या रहता है जी? मगध की राजधानी जो थी, जो राजगिरी जो थी, जहां राजा निवास करता था, वो 5 पहाड़ियां प्रकृति सीमा से घिरा हुआ था। प्रकृति बॉर्डर, उस समय परमाणु बम या फिर मिसाइल जैसा कोई कंसेप्ट था ही नहीं, या फाइटर प्लेन कि जाएगा बम से बम गिरा के चलाएगा। तो जब वैसा कुछ नहीं था, तो कोई भी राजा अगर अटैक करने जाएगा राजधानी पर, तो उससे राजगिरी वाला पहाड़ से उसको पहले संघर्ष से जूझना पड़ेगा। और पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के पार राजा रहता है, तो इजिली ऊपर से देख सकता है कि नीचे से कौन सा सैनिक आ रहा है, किधर आ रहा था। वो पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है ना। तो वो प्रकृति सीमा के रूप में, रक्षक के रूप में 5 पहाड़ियों के बीच में मगध की राजधानी राजगिर हुआ करती थी स्टार्टिंग में। वो उसको सुरक्षा प्रदान करती थी, प्राकृतिक सुरक्षा। उसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में लोहा निकल गया था। और लोहा तो ऐसे तो पूरा भारत में था, लेकिन लोहा जो है वो हथियार को मजबूती प्रदान करता। हथियार बनेगा बहुत सारा तो लड़ाई में काम देगा ना। उसके साथ ही साथ बंगाल वाले क्षेत्र में हाथी मिलता था, तो उसको पकड़ करके ट्रेंड किया जाता था। सेना में भर लिया ढेर सारा हाथी, 2 लाख सैनिक लेकर के आया, हाथी घुसा दिए, सब कुचल के चला है, सबके खत्म हो गया, है ना। तो ये पॉजिटिव हो जाता था बिहार का। यही रीजन है कि मगध जो है वो शक्तिशाली बनता है। और अब इतना सब तो ठीक था, अब राजेंद्र न लायक रहेगा तो कैसे शक्तिशाली बनेगा? लेकिन नहीं, यहाँ का राजा जो था वो लायक था। जैसे महाभारत में जरासंध का नाम सुने हैं, तो जरासंध का संबंध यही राजगीर से था, जिसको भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किए थे, है ना। मल्ल युद्ध में उसको पराजित करके उनको उसका वध किए थे। और उसके बाद हर्यक वंश से पढ़ना, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार रहता है। कहा जाता है उसके दादाजी उसको गद्दी पर बैठाते हैं, है ना। तो हर्यक वंश पढ़ना, हर्यक वंश में बिंबिसार रहता है। अब बिंबिसार वैवाहिक संबंध स्थापित करके मगध की सीमा का विस्तार करता। कैसे वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा? बताए है ना कि वैशाली से, अच्छा ठीक है, वैशाली की राजकुमारी से शादी करेगा, पंजाब की राजकुमारी से शादी करेगा, है ना। उसके बाद एक अयोध्या के पास था, वहां से शादी करेगा राजकुमारी से, काशी दहेज में मिल जाता था। ये अपना सीमा सुरक्षित कर लेता है। और उसके बाद इसका पुत्र आएगा अजात शत्रु, अपने पिता को मारेगा और वो लड़ाई झगड़ा करेगा, है ना। पितृहंता ये वंश से कहलाता पूरा। और उसके बाद आता है उदयन। उदयन का नाम इस कारण हम ले रहे हैं क्योंकि वो राजगीर से पाटलिपुत्र लेकर के आता है राजधानी को, ठीक है। उदयन के बाद ये हर्यक वंश समाप्त, आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग जो था वो वैशाली का गवर्नर था। इसके अंतिम शासक रहता है कालाशोक। कालाशोक के बारे में जानते हैं, पूरा काला कलुट्टा, काकवर्ण कहा जाता है। कालाशोक का नाम इस कारण लिए क्योंकि वो अपनी राजधानी ले जाता है वैशाली। वैशाली ले जाता है ये अपनी राजधानी। और इसका एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था महापद्म नंद, काफी स्मार्ट था। इसकी बीबी को पटा लेता है और खत्म, महापद्म नंद को, ये कालाशोक को मार देता है। अब राजा बन गया महापद्म नंद, है ना। महापद्म नंद का सब उत्तराधिकारी नालायक रहता है। अंतिम में घनानंद आता है। घनानंद भी भोग विलास में संलिप्त, अपने गुरु को अपमान करता है, चाणक्य को, और वो उनको भगा देता है वहां से। आखिरकार में वो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से पूरे मगध को जीत लेते हैं धीरे धीरे करके। महापद्म नंद के समय सिकंदर का आक्रमण होता है।
हाँ, चलिए तो हम ज्यादा ना बढ़ेंगे, तो हम बता चुके हैं कि इतना शक्तिशाली जब राजा रहेगा तो वो क्षेत्र समृद्ध रहेगा ही, और उससे भी और समृद्धि का कारण हम देखते चलेंगे बिहार का। और भी हम ज्यादा अंदर ज्यादा ना जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह जो पढ़ाए हुए हैं तो अंदर या फिर पढ़ने में और मजा आता है पढ़ाने में, इस कारण हम सिर्फ बिहार के पर्सपेक्टिव में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मगध का कहानी हो गया कि ये राजगीर राजधानी रहता है, फिर पाटलिपुत्र जाता है, वैशाली जाता है, फिर राजगीर आ जाता है। वहां दो सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक आते हैं, और वही सिकंदर जो नहीं जीत पाता भारतीय क्षेत्र को, उसका सेनापति मना कर देता है भारत क्षेत्र में आने से। ठीक है, तो वो ब्यास नदी के उस साइड से वो नहीं क्रॉस करता है भारत को, और वहां से वो वापस चला जाता है। अब उसका एक सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर, स्थल सेनापति था। वो कहता है हमारे स्वामी भारत को नहीं जीत पाए तो हम जीत करके दिखाएंगे। उलझ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य उसको ऐसा पछाड़ता है, बेचारा हाथ पैर जोड़ करके भारत से निकलता है। आखिरकार में वो अपनी बेटी का शादी कराता है, और बदले में दहेज में इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान वाला क्षेत्र दहेज के रूप में दे जाता है। प्राचीन समय में हम एटलस के क्लास में चर्चा किए हैं इसका, है ना, एरिया, एराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिप्लेमिस्डाई हम चर्चा किए ईरान जब पढ़ा रहे थे। तो अगर आप एटलस का क्लास नहीं किए हैं तो हमारा 9 बजे क्लास चलता है, आप पीछे वाले क्लास कर सकते हैं जाकर के, ईरान में पढ़ाए थे तो बताए थे। तो ये पूरा क्षेत्र दहेज के रूप में दे करके जाता है, अपनी बेटी भी दे करके जाता है, बदले में बेचारा कुछ हाथी गिफ्ट में देता है चंद्रगुप्त मौर्य। ये हो गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य महान शासक, हाँ जे भी, तो महान शासक एक अशोक भी था। उसके बाद आता है बिंदुसार, चंद्रगुप्त का पुत्र रहता है, और उसका पुत्र आता है अशोक। अशोक आता है और मोर्चा खोल देता है पूरा भारत में, तलवार की नीति के दम पर अखिल भारतीय साम्राज्य संघ का गठन करता है, अखंड भारत का गठन करता है। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया मगध के शासक की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। 2 धार्मिक सुधार होता है। महावीर जी का जन्म होता है वैशाली के कुंडल ग्राम में, ज्ञान की प्राप्ति उनको होता है। जिरिम्भिका ग्राम नालंदा में पड़ता है। जिरिम्भिका ग्राम में जीजूपाली नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। और ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर रहते हैं। मृत्यु इनकी पावापुरी में होती है। पावापुरी में जल मंदिर बना हुआ है इन्हीं के उपलक्ष्य में, है ना। अब आगे देखेंगे बौद्ध, बुद्ध लिखा गया है, सॉरी, है ना। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में हम बात कर चुके हैं कि भगवान बुद्ध रहते हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति गया में होता है, मृत्यु सारनाथ में, सॉरी कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु के रूप में जाना जाता है। तो ये बौद्ध धर्म। अब देखिए इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, यहाँ बड़े बड़े शासक उभर करके आ रहे हैं, बिहार की ये समृद्धि दर्शा रहा। अगला देखिए समृद्धि है, चंद्रगुप्त द्वितीय के गुप्त वंश के समय भी पाटलिपुत्र ही रहता है राजधानी, और उस समय ये देखिए खगोल वेदा है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आर्यभट्ट जो पृथ्वी के घूर्णन गति को कि बताए थे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, आर्यभट्ट बताए थे। और उसके बाद एक और कालिदास रहते हैं, और कालिदास नाटककार और कवि रहते हैं, और ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहते हैं दोनों। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, उसी के शासन दरबार में रहते थे कालिदास और आर्यभट्ट दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना यही गुप्त वंश के शासक एक रहता है, उसका नाम क्या रहता है? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापना कुमारगुप्त करते हैं, और ये प्राचीन विश्वविद्यालय, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। और ये भारत का विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? तक्षशिला, पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, ये स्थापना करता है कुमारगुप्त। एक है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये स्थापना करता है धर्मपाल, पाल वंश के शासक। ठीक है, तो ये है बिहार का। बताइए, बिहार शिक्षा में भी आगे था प्राचीन समय में जी, बताइए वैज्ञानिक शोध में भी आगे था, साहित्य में भी आगे था, और उसके बाद ज्ञान देने में भी आगे था, शासन करने में भी आगे था। आखिर बिहार पिछड़ कैसे गया? तो आखिर बिहार कैसे पिछड़ गया था, क्वेश्चन मार्क तो उठता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके एनालिसिस करेंगे तो इजीली पता चलेगा बिहार आखिर पिछड़ा क्यों। चलिए अब यहाँ देखिए एक अंग्रेज का खेला बताते हैं थोड़ा सा चलिए मस्ती मजाक में भी देख लेते हैं थोड़ा। कालिदास, कालिदास के बारे में भी बात की है कि कालिदास
प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उनकी कुछ रचना है, मालविकाग्निमित्र है, कुमार संभव है, अभिज्ञान शकुंतलम है, रघुवंश है, मेघदूत है और विक्रम विश्व। ये उनकी कुछ रचना है जो विश्व प्रसिद्ध है, भारत में ही नहीं पूरा विश्व में प्रसिद्ध है, एग्जाम वगैरह में सब अक्सर देखने को मिलता है। तो इसको उतार लो, ठीक है, संभव रहा तो मतलब पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा तुमको, तुम टेंशन ना लो, ठीक है। अच्छा, ये है कालिदास। अब दूसरा शख्स से हम पहचान कराते हैं, ये है शेक्सपियर। ये कौन है? विलियम शेक्सपियर एक प्रसिद्ध अंग्रेज कवि है, नाटककार हैं, अभिनेता भी है, जिनका जन्म 1564 में हुआ। अब देखिए ये 1564 के हैं और ये प्रथम शताब्दी के। बड़ा कौन हुए? तो ये कालिदास। बड़ा कौन हुआ? और पहले ये कालिदास आए थे ना। अब देखो ये लोग का खेल। अब ये लोग कहता है भारत का शेक्सपियर कालिदास। अब भाई अभी कहो कि इसमें क्या तकलीफ है ना? भारत का शेक्सपियर पहले कौन आया? पहले आए कालिदास, बाद में आया शेक्सपियर। पहले बाप आया कि पहले बेटा? पहले बाप आएगा ना। तो जो पहले आया उसी के नाम पर ना पढ़ना चाहिए दूसरा का नाम। हम ये कहेंगे कि मतलब किसी के बारे में ये कहेगा कि वो अपने पिताजी के समान दिखता है, वो ना कहेगा कि पिताजी उसके समान दिखते हैं। पिताजी के समान वो दिख रहा है ना, बच्चा दिख रहा है जो है। ये कहना तो गलत है। और देखिए यहाँ क्या कहता है, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, जबकि कहना क्या चाहिए? यूरोप का कालिदास कहना चाहिए, शेक्सपियर का। कि शेक्सपियर बाद में आया है, उससे पहले ये नाटककार और कवि रह चुके हैं कालिदास। उससे कितना वर्ष का डिफरेंस है? 1500 वर्ष का डिफरेंस है। ये सब अंग्रेज का किया धरा है, उल्टा पुल्टा। क्वेश्चन एग्जाम में भी इसी प्रकार के आता है, भारत का शेक्सपियर कौन है? अरे भाई शेक्सपियर तो 1500 साल बाद आया इनके बाद, तो भारत का शेक्सपियर कैसे हो गया? ये है यूरोप का कालिदास। उल्टा पुल्टा पढ़ा देता है सब। चलिए इस सब पर याचिका डाल देना चाहिए, चेंज करो ये सब। चलिए तो हम आगे आते हैं। अब ये अगर इसके बाद भी अगर कंफ्यूजन रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा क्लियर कर देंगे अगला वीडियो में, ठीक है। चलिए, तुर्क आक्रमण। मध्यकाल में तुर्क आक्रमण होता है और वही बख्तियार खिलजी का नाम लिए रौंद देता है पूरा बिहार को। ये मोहम्मद गौरी का दास था, दो दास था मोहम्मद गौरी का। एक का नाम था दिल्ली वंश का, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक रहता है। वो इसका एक दास है, एक दास है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी बिहार वाले क्षेत्र को रौंद दिया, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला सबको तहस नहस उड़ाते चला गया। हमको ये नहीं समझ में आता है, इन लोग को यूनिवर्सिटी जलाने में क्या मिलता था? यूनिवर्सिटी और किताब को जलाने में लोग को क्या फायदा मिल गया? वो बताना चाह रहा था। देखिए एक कॉमन सेंस वाली बात है, कहा जाता है कि आप एक पंक्ति को बिना छुए छोटा कर दीजिए, है ना। तो दो बिना छुए अगर छोटा कीजिएगा तो इसके सामने एक बड़ा पंक्ति खींच दीजिए। अगर आप इससे बड़ा दिखने जाते हैं, सपोज दैट ए कोई व्यक्ति है, आप इससे बड़ा दिखना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको अपने से नीचे ले आइए मार कूट करके, डंगा करके। दूसरा ऑप्शन है कि आप उससे ऊपर चले जाइए बढ़ करके। तो जो तुर्की जो था सब असभ्य था, लुटेरा था, डाकू था, उन लोग के पास ज्ञान नाम की चीज था ही नहीं, शिक्षा था ही नहीं। वो चाहता था कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ बने रहे, जो संभव था नहीं। तो कैसे होगा? तो जो श्रेष्ठ है उसको मार देंगे, वो बचबे न करेगा, तो श्रेष्ठ हम ही ना बचेंगे, है ना। कॉमन सेंस वाला बात हुआ। ये क्या किया, साहित्य पर इस कारण टारगेट किया कि भारत का साहित्य काफी समृद्ध था और उससे यहाँ की समृद्धि दिखता था। अगर यहाँ समृद्ध है मतलब उसका देश पिछड़ा हुआ है? अरे हम अमीर हैं, हमारे पास 1 लाख रुपया, तुम्हारे पास नहीं है पैसा, तो तुम पिछड़े हुए हो। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है अमीर बनने का, या तो हमारा 1 लाख रुपया तुम मार करके हमको छीन लो, नहीं तो तुम 2 लाख रुपया कमा लो, है ना। तो कमा तो नहीं सकता था, लेकिन ये क्या किया, छीन लिया, बिहार के क्षेत्र को बर्बाद कर दिया, नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला को बर्बाद कर दिया। ऐसा यूनिवर्सिटी इसको औकात नहीं था कि वहां खड़ी कर लेता, इस कारण ये बर्बाद कर दिया, जलनखोर इंसान। उसके बाद कुछ समय बाद नुहानी वंश की स्थापना होता है। नुहानी वंश से ही रिलेटेड था, दूर से रिलेटेड था, डायरेक्टली नहीं था। कहे कि नुहानी वंश के यहाँ कार्य करते थे इसके पिताजी शेरशाह। बेचारा यही सीखता है अच्छे से, बचपन इसका काफी संघर्ष में बीतता है। आखिरकार में ये इतना प्रतापी शासक हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि दिल्ली सल्तनत के शासक हुमायूं को पराजित करके दिल्ली से भगा दिया। जब तक दिल्ली में रहा शेरशाह सूरी, तब तक हुमायूं को सटने नहीं दिया दिल्ली। बेचारा का किस्मत खराब, कलिंजर के किला पर गोला मारा, मुंह में भरा करके गिर गया, जहां से गोला मारा था जरा मर गया, वहीं पे खत्म हो गया कहानी।
तब जाकर के हुमायूं दोबारा दिल्ली पर आक्रमण करता है, दोबारा वो मुगल वंश की स्थापना करता है ना। तो ये कारण था, इसका किस्मत खराब था इस कारण, और कोई रीजन नहीं था। 1541 में आधुनिक पटना शहर का जो नींव डालता है वो यही शेरशाह सूरी। देखिए इसका फोटो दिया हुआ है यहाँ, शेरशाह सूरी। इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम। इसका मकबरा सासाराम में है, और इसका ही नहीं, इसका बेटा का भी। इसका बेटा एगो लायक था लेकिन वो आत्महत्या कर लेता है। चलिए, इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ दबा हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मॉडर्न में। मॉडर्न में भी हम काफी कुछ स्किप करके निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड है और बिहार का सिर्फ समृद्धि ही बताना है, ज्यादा नहीं। संघर्ष भी बताएंगे, संघर्ष अगला क्लास में चलेगा कभी। तो अब बिहार वर्तमान समय में क्या होता है? तो ब्रिटिश हुगली पश्चिम बंगाल पहुंचा था, प्लासी का युद्ध लड़ चुका था। वहां से ही भारतो व्यापार करने आने लगा, गंगा गंगा होते हुए पहुंच गया पटना, है ना। पटना पहुंच गया था। पटना से सोरा, अफीम, ये अनाज, ये सब का व्यापार करता था पटना से, और वही फैक्ट्री की स्थापना कर देता है और शोषण करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे इस क्षेत्र को भी गुलाम बना लेगा। देखिए, उसी दौरान जब इस क्षेत्र में अकाल पड़ता है, तो अकाल से बचने के लिए एक गोडाउन का निर्माण करता है, जिसका नाम है गोलघर। समझे? ये अकाल से बचने के लिए करता है गोलघर का निर्माण। लेकिन विडंबना वाली बात यह है कि जब अकाल पड़ता है तो कहा जाता है कि वैसी स्त्रियां, किताब में लिखा हुआ है, इतिहास में इनका सुमित सरकार या फिर और किन्हीं का बुक पढ़ रहे थे, उसमें मिला था, ठीक है। तो उसमें बताते हैं वो राइटर कि वैसी स्त्रियां जो कभी अपने घर से बाहर न निकली थी, वो अधिकारियों को पैर पकड़ करके उससे अनाज का भीख मांग रही थी। और फिर भी ये अधिकारी, ये गोदाम पूरा भरा हुआ था अनाज से, इसका दिल नहीं पिघला कि हम निकाल करके कुछ गरीबों में या फिर कुछ भूखे नंगों में बांट दे। वहां ये अनाज किसका था? ये हमारा था, बिहार का अनाज था। ये बिहार का अपना किसान के खून पसीना से उपजाया हुआ अनाज था, जिसको गोल घर में बंद करके चारों तरफ सिक्योरिटी लगा दिया था ब्रिटिश। बाहर लोग तड़प तड़प के भूख से मर गया। गंगा नदी कहता है कि एकदम पूरा लाश के ढेर से छावनी मार दिया था, कोई खाने वाला लाश नहीं था, इतना आदमी मरा था उस, है ना, जिस समय गोल घर बना था। लेकिन ये अपने फायदा के लिए बनाया था। सीरियसली तो ये दिख रहा है, जब अनाज भरा हुआ, बाहर लोग भूखे मर रहे हैं और उसको नहीं दे रहा है, मतलब अपना फायदा के लिए बनाया होगा। फिर भी देख लेते हैं कौन बनाया, थोड़ा सा अपना फायदा बनाया। 1784 में बनाता है, वारेन हेस्टिंग्स के समय में, और जो बनाता है उसका नाम रहता है जॉन गोस्टिन, है ना। चलिए, सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण का नाम आता है, जो बिहार के पृथक राज्य के मांग कर रहे थे, इस कारण क्योंकि ये जब अकबर का शासन था उसमें भी बिहार एक प्रांत के रूप में था। बोल रहे थे बिहार को एक अलग पहचान होना चाहिए, एक अलग पहचान होना चाहिए। राज्य का मांग इस कारण मुख्य रूप से किसी भी क्षेत्र द्वारा किया जाता है क्योंकि भागीदारी घटने लगती है। जैसे बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, अभी प्राचीन का बंगाल जो था उसमें बिहार अभी का, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम का कुछ क्षेत्र, इतना बड़ा क्षेत्र आता था और इसका शासन चलता था बंगाल से। कॉमन सेंस वाली बात यह है कि बंगाल में जो शासन चलाने के लिए जो अधिकारी बैठेंगे, बिहार से तो बहुत कम अधिकारी वहां पहुंच पाएंगे। तो बिहार के समस्या का वहां कोई बता पाएगा? जहां कानून बन रहा है वहां बिहार की समस्या का निवारण तब हो पाएगा जब यहाँ की समस्या बताने वाले कोई अधिकारी यहाँ से नहीं गए वहां बंगाल के प्रशासन में, तो बिहार का समस्या कोई नहीं बता पाएगा। मतलब प्रशासनिक रूप से जब पिछड़ जाता है, तब अब क्या कहेगा कि हमको पृथक राज्य चाहिए। जब हम अलग हो जाएंगे तो बिहार का कमांडिंग सेंटर यही बन जाएगा पटना में। पटना में जब बन गया तो इसके आसपास के क्षेत्र को हम देखभाल इजीली कर लेंगे। जो अधिकारी की भर्ती होगी, जो आमतौर पर पटने के आसपास के यानी कि बिहार के क्षेत्र से अधिकारी की भर्ती होगी। तो इस कारण कहा जाता है, इस कारण पृथक राज्य की मांग आमतौर पर किया जाता है, और इसी कारण यहाँ भी पृथक राज्य की मांग किया जा रहा था। 1905 में बंगाल विभाजन होता है, स्वदेशी आंदोलन के रूप में चलता है। ये पूरा बिहार वाले क्षेत्र में बहिष्कार आंदोलन चलता है, कपड़ा का बहिष्कार होता है, विदेशी कपड़ा के, विदेशी कॉलेज, स्कूल, ये वकालत वगैरह, कोर्ट वगैरह सब का बहिष्कार होता है। तो ये स्वदेशी आंदोलन के रूप में 1905 में बंगाल से बिहार को पृथक किया जाता है। ठीक है, बंगाल को दो पार्ट में तोड़ दिया जाता है। वहां भी महेश नारायण और ये सचिदानंद सिन्हा क्वेश्चन उठाते हैं कि अगर आपको प्रशासनिक, ब्रिटिश बोलता है कि प्रशासनिक असुविधा है, इतना बड़ा क्षेत्र है, तो हम दो क्षेत्र में बांट देते हैं बंगाल को।
तो महेश नारायण वहां क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपको प्रशासनिक सुविधा असुविधा हो रहा है तो बिहार को एक पृथक राज्य बना दीजिए ना आप। बिहार तो प्राचीन समय से ही पृथक एक राज्य था। तो आप बंगाल को दो पार्ट में बांट रहे हैं, इसका मतलब ये था कि आप पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल आबादी क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुल आबादी क्षेत्र है। तो आप तो फूट डालो और राज्य करो वाली नीति अपना रहे हैं। आप नजर चुरा रहे हैं, सिर्फ बोलने के लिए मुंह चुरा रहे हैं कि हम प्रशासनिक सुविधा के लिए बांट रहे हैं, है ना, लेकिन मुख्य उद्देश्य तो कुछ और है। तो वही इन्हीं की मांग के कारण आने वाले समय में बिहार को 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना होती है, घोषणा किया जाता है 22 मार्च को, और 1 अप्रैल 1912 से बिहार एक पृथक राज्य के रूप में बन जाता है। ठीक है, अब इससे उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा पृथक हो जाता है बिहार से, है ना। और उसके बाद बिहार का पठारी वाला क्षेत्र 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के पठारी वाला क्षेत्र अलग हो जाता है। समझे? चलिए तो और आगे बढ़ते हैं और